एट दिस पॉइंट सब लोगों ने ऑब्सेशन देख ही ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आई हाईली रिकमेंड चेकिंग इट आउट। और हाँ, एक चीज़, इस वीडियो में हैवी स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो मूवी में हमें दो मेन लीड कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, फीमेल लीड निकी और मेल लीड बेर। स्टोरी सिंपल है, बेर निकी को पसंद करता है पर निकी उसे कोई रोमांटिक इंटरेस्ट की तरह नहीं देखती, और इसका हिंट निकी मूवी में मल्टीपल बार देती है, मल्टीपल टाइम्स। बेर एक सुपर नेचुरल शॉर्टकट लेता है, वन विश विलो, और एक विश मांगता है, एंड नाउ बिकॉज ऑफ हिज विश निकी उससे ऑब्सेस हो जाती है। पर यही चीज बैकफायर करती है। निकी का अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं होता, उसकी फ्री विल खत्म हो जाती है, वो अपनी ही बॉडी में ट्रैप हो जाती है, एक हॉलो वेसल बनकर। देखने में तो ये एक फिक्शनल हॉरर स्टोरी लगती है, पर क्रेजी चीज़ पता है क्या है? ये एग्जैक्ट चीज़ रियल लाइफ में भी हो चुकी है, बिना किसी जादू के, बिना किसी सुपरनैचुरल ऑब्जेक्ट के। सुनने में अजीब लगेगा पर ये सच है। मूवी के अंदर बेर एक सुपरनैचुरल विश का यूज़ करता है निकी को कंट्रोल करने के लिए। वो उसके दिमाग को मिटा देता है ताकि वो एक रोबोट की तरह उसे प्यार करे, उसके अलावा उसको कोई दिखे ही ना। 1930s में एक रियल लाइफ इंसान ने बिना किसी विश के यही सेम हॉरर रिक्रिएट किया था। उसका नाम था कार्ल टेंजलर। दोनों में फर्क इतना था कि मूवी में बेर ने निकी का दिमाग चुना पर कार्ल ने एलिना की बॉडी को चुना। बट वेट, लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्फ। शुरू से शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है साल 1927 में। कार्ल टेंजलर, जो खुद को काउंट कार्ल वोन कॉल्सन बुलाता था, ये एक 50 साल का जर्मन इमिग्रेंट था जो अपनी बीवी और दो बेटियों को हमेशा के लिए अबेंडेंट करके फ्लोरिडा आ गया था। यहाँ आकर उसने ना सिर्फ अपना नाम बदला बल्कि ये भी क्लेम किया कि उसके पास 9 यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ हैं। शुरुआत से ही उसकी पूरी लाइफ एक डिसेप्शन थी। कार्ल को की वेस्ट के एक मरीन हॉस्पिटल में एज अ एक्सरे टेक्नीशियन अपॉइंट किया गया। और फिर आता है अप्रैल 1930। हॉस्पिटल के अंदर कार्ल की नज़र एक लड़की पर पड़ती है, एलिना मिलाग्रो दे होयोस। ये सिर्फ 21 साल की एक स्पेनिश क्यूबन लड़की थी जो टीबी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थी, एंड शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। फ्रॉम दैट मोमेंट कार्ल एलिना से ऑब्सेस हो गया। वो उसके पीछे पागल हो चुका था। कार्ल उसे अजीब अजीब गिफ्ट्स देता, बार बार शादी के लिए प्रपोज करता, पर एलिना हर बार उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती। पर सबसे क्रेजी बात पता है क्या है? कार्ल ने एलिना को कन्विंस किया कि वो अपने अजीब पोशंस और इलेक्ट्रिक शॉक मशीन की मदद से उसका ट्यूबरकुलोसिस क्योर कर सकता है। वो एक डॉक्टर ना होते हुए भी उसका ट्रीटमेंट कंट्रोल करना चाहता था। एट द एज ऑफ 22 एलिना अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे। कार्ल ने एलिना के लिए एक बड़ा फ्यूनरल अरेंज किया और एक प्राइवेट ग्रेव भी बनाई। पर असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। कार्ल को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि एलिना ज़मीन के अंदर डिकम्पोज हो रही है। उसने एक ऐसी चीज़ डिसाइड करी जिसे सुन के मुझे नहीं लगता कि किसी के मुंह से कुछ अच्छे शब्द निकलने वाले हैं। एक रात अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कार्ल सिमेंट्री पहुंचा। उसने एलिना की ग्रेव से बात करने की कोशिश करी। कार्ल ऐसा बहुत बार पहले भी कर चुका था। वो एलिना के ग्रेव के पास बैठता, उससे बात करता। उसने एलिना की लाश को वहाँ से निकाला और उस डेड बॉडी के साथ अपने घर में रहना शुरू कर दिया। एलिना की बॉडी को चुराने के बाद अब शुरू होती है एलिना की बॉडी की रिकंस्ट्रक्शन। अगले 7 साल तक कार्ल टेंसलर ने एलिना की बॉडी को अपने पास रखा। जब बॉडी डिकम्पोज होने लगती थी तो वो उसे पियानो वायर्स की मदद से उसके स्केलेटन को जोड़ता, आई सॉकेट्स में ग्लास बॉल्स फिट कर देता, और उसकी सड़ी हुई स्किन को छुपाने के लिए उसने पूरी बॉडी पर सिल्क और वैक्स के मल्टीपल लेयर चढ़ाए। कार्ल इवन स्लेप्ट बिसाइड हर कॉर्प्स। यहाँ तक तो पड़ोसियों ने उसको खिड़की से एक लड़की के साथ डांस करते हुए भी देखा था, लेकिन उन्हें लगा कि वो कोई जिंदा लड़की है। पर उन्हें क्या पता था कि वो एलिना की लाश के साथ नाच रहा है। बिफोर गेटिंग कॉट 1940s में रूमर्स इतने बढ़ गए कि एलिना की बहन ने कार्ल को कन्फ्रंट कर दिया और वहाँ से एलिना की बॉडी मिली। कार्ल को अरेस्ट कर लिया गया। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं, पर इस टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस, ब्लॉग पोस्ट और रेडिट पोस्ट भी देखी है, और मैं अकेला नहीं हूँ जो इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है।
काफ़ी सारे और लोग भी हैं. To make it worse, people were largely sympathetic to him at that time, portraying him as some kind of heartbroken lover wanting to be with the love of his life rather than a dangerous man who was obsessed with a much younger woman. कुछ टाइम बाद Karl was arrested for malicious and disfigurement of a grave. Public interest इस particular case में बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा. The public were largely sympathetic, जैसे मैंने तुम्हें बताया. मैक्सिमम लोगों को कार्ल ने जो किया वो मार्वलसली रोमांटिक लग रहा था. He had many visitors to his cell जो उसे गिफ्ट्स एंड सपोर्ट ऑफर करते. लोगों को लग रहा था कि ये कोई डेंजरस आदमी नहीं है बल्कि एक हार्ट ब्रोकन लवर है. एक बार यहाँ तक कि कुछ क्यूबन प्रोस्टिट्यूट्स ने उसे अपनी सर्विसेज फ्री में तक ऑफर कर दी फॉर द एक्ट दैट ही डिड. साल आता है 1972. अब तक जितनी भी चीज़ें इस पूरे केस से रिलेटेड हुई थी वो सारी की सारी चीज़ें छुपी हुई थी, कुछ भी बाहर नहीं आया था. लेकिन 1972 में अथॉरिटीज़ ने ये डिसाइड किया कि जितनी भी सारी डिटेल्स है अब उन्हें बाहर लाया जाएगा. डॉक्टर्स ने जब एलिना की बॉडी की ऑटोप्सी और एग्जामिनेशन किया तो उन्हें वजाइनल एरिया में एक आर्टिफिशियल ट्यूब मिली which was wide enough for sexual intercourse और उस ट्यूब के एंड में मिले कॉटन पर सीमन पाया गया. डॉक्टर was certain that he was dealing with a sexual pervert. ऑटोप्सी के बाद एलिना की बॉडी को एक अनमार्क्ड ग्रेव के अंदर सीक्रेटली बरी कर दिया गया. केस के बाद एलिना की बॉडी को दोबारा एक अनमार्क्ड ग्रेव के अंदर सीक्रेटली बरी कर दिया गया और कार्ल फ्लोरिडा छोड़ के चला गया. पर भाई तुम इस बंदे की ऑडेसिटी देखो, उसने अपनी बची हुई लाइफ उन्हीं रोमांटिक कहानियों के मेमोरियल्स और एलिना के एक वैक्स रेप्लिका को जो उसने एलिना की डेथ मास्क से बनाया था दिखाकर पैसे कमाना शुरू किया. या ब्रो, दिस शिट इज फकिंग क्रेजी. 1952 में कार्ल पास्ड अवे और अब आता है कहानी का सबसे क्रेजी और टेरिफाइंग ट्विस्ट. बाद में ये चीज़ रिवील होती है कि जिन भी लोगों ने या जिस अथॉरिटीज़ ने एलिना की बॉडी को दोबारा सीक्रेटली बरी किया था या करने का दावा किया था, उन्होंने उस ग्रेव में एलिना को कभी दफनाया ही नहीं, जबकि उस कब्र में बस एक वुडन बॉक्स था विच वॉज हैवी इनफ टू फील लाइक अ बॉडी. मतलब उन्होंने एलिना को कार्ल के पास ही भेज दिया. इसका मतलब समझे, कार्ल टूरिस्ट को जो प्राउडली दिखाता था और कहता था कि एलिना का वैक्स रेप्लिका है, वो कोई वैक्स रेप्लिका कभी था ही नहीं.